आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जब वैक्सीन बनाने और देने की बात होती है तो हिंदुस्तान एक बड़े पावर हाउस की तरह नजर आता है। जल्द ही कोरोना वैक्सीन लोगों को मिलेगी। जुलाई तक वैक्सीन की 50 करोड़ डोज बनाने और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का सरकार का प्रोग्राम है। फिलहाल हिंदुस्तान में 5 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जिनमें से 2 हिंदुस्तानी है और 3 दूसरे मुल्क की। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही काफी नहीं है, वायरस की चेन तोड़ने के लिए कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। कैसे, कब तक मिलेगी वैक्सीन, इस पर करेंगे आज हम बात। आइए इस्तकबाल करते हैं सबसे पहले अपने साथ जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ आज है डॉक्टर एम.एस. कंवर, डॉक्टर पंकज पराशर और अभय उपाध्याय मेरे साथ ही। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर कंवर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस किस वैक्सीन का ट्रायल हिंदुस्तान में चल रहा है और किस वैक्सीन को जो जल्दी आ सकती है वो कौन सी वैक्सीन है, किसकी आने की उम्मीद ज्यादा है जल्दी? इंडिया में जो वैक्सीन जरा ज्यादा स्पीड पे चल रही है, वो तो एक भारत बायोटेक की है, जो आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में भी उनके फेज 3 ट्रायल पिछले हफ्ते ही शुरू हुए हैं। और दिस इज हैदराबाद बेस्ड, एक अहमदाबाद बेस्ड जायडस केडिला की है, जो जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अभी 2 दिन पहले विजिट किया। और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो दिसंबर में फेज 3 ट्रायल शुरू कर देंगे। फेज 2 ट्रायल उनके चल ही रहे हैं। फेज 3 ट्रायल में 25-30 हजार लोगों पे, वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल किया जाता है। उसमें लार्ज स्केल पे देखा जाता है कि एफिकेसी क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, और उसमें टाइम लगता है उसको असेस करने में। सो ये इतनी जल्दबाजी का खेल नहीं होता। हालांकि जल्दबाजी की जा रही है, कई तरीके से कॉर्नर्स कट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें रोड ब्लॉक्स पड़े हो जाते हैं। कभी भी कोई भी केस में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो लीगल इश्यूज खड़े हो जाते हैं और सारा ट्रायल वहां रुक जाता है। और जब तक वो असेसमेंट नहीं हो जाती, उसका कारण नहीं ढूंढ लिया जाता, तो उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया जाता, नेक्स्ट वॉलंटियर्स को नहीं टच किया जाता। सो इस वजह से बहुत ज्यादा जल्दी उम्मीद है कि 2-3 महीने 4 महीने में हमें सब कुछ मिल जाएगा। इट मे टेक लिटिल लॉन्गर। सो उस हिसाब से अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में हमें इसके कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं और उसकी मास प्रोडक्शन भी हो जाती है तो बिल्कुल। और 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, उन सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि अगर पोलियो की बात करें तो उसमें ही सालों का वक्त लग गया था उसे खत्म करने में। तो इसमें भी आपको लगता है कि सालों का वक्त तो लगेगा ही इतने सारे लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में? 2021 तक अगर हम ज्यादातर इंडियंस को वैक्सीनेट कर सकते हैं तो वी शुड कंसीडर आवरसेल्व्स लकी। लेकिन अगर हम फर्स्ट क्वार्टर तक जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस वर्कर्स हैं, या जो लोग कोरोना से किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जूझ रहे हैं, या जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, अगर हम उनको वैक्सीनेट, मैं सोचता हूँ अगर मिडिल ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी हम इतने लोगों को कर सकते हैं तो दिस विल बी एन अचीवमेंट। लेकिन एक चीज और है, वैक्सीन से ये ना सोचें कि वैक्सीन लग गई तो हम अब बच गए। ऐसा नहीं है। वैक्सीन की कितनी एफिकेसी होगी, जो अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, 90%, 95% एफिकेसी, 94%, ये दिस may not turn out to be true। इसमें बड़ी चीजें हैं in the backdrop, so वो अलग सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, जैसे कि वैक्सीन के तैयार होने में, और अभी एक चेन्नई के शख्स ने दावा किया है, एक दिन पुरानी बात है, उसने कहा कि साइड इफेक्ट्स की वजह से उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुए और जिस कंपनी का वैक्सीन टेस्ट हुआ था उस पर 50 करोड़ रुपए का दावा भी उसने ठोक दिया है। तो नॉर्मली ये जरा मैं जानना चाहता हूं कि ये जो वैक्सीन का जो ट्रायल पीरियड है कितना बड़ा लंबा होना चाहिए आइडियली, और जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के हो सकते हैं वो कितने दिनों के बाद लोगों में नजर आते हैं?
Is this question to me? Yes, sir. Okay. 6 महीने से 1 साल तो असेसमेंट पीरियड ही लगता है। लेकिन मैंने कहा ना, इस वक्त कॉर्नर कटिंग हो रही है, चाहे वो मॉडर्ना की है, चाहे फाइजर की अमेरिका में है, चाहे इवन एस्ट्राजेनेका की है जो ऑक्सफोर्ड के साथ कोलैबोरेशन में है। सभी जगह पे कॉर्नर कट किए जा रहे हैं सो दैट द वैक्सीन इज अवेलेबल एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन 6 महीने से 1 साल तो लगता है सारी चीजें असेस करने में। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2022, लेकिन 2022 तो कोई वेट नहीं करना चाहता, इसीलिए ही ये ट्रिकी। अब रशियंस फेज 3 ट्रायल को करना नहीं चाहते थे, वो सीधा ही स्पुतनिक को लोगों में लगाना चाहते थे ताकि उसी से पता चल जाए कि फेज 3 को ही ट्रीट किया जाए कि हम वैक्सीन दे रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट हो गए तो हम साथ ही साथ असेस कर लेंगे। दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट, दैट्स नॉट एथिकल, बट pressure on the governments, political pressures and the pressure of the disease itself is so huge कि उसकी वजह से ये इस तरह के काम हो रहे हैं जो कि एथिकली होने नहीं चाहिए। हाँ, डॉक्टर पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरन्नुम, मैं डॉक्टर पंकज से एक ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे पीएम भी कह रहे हैं, बार बार अपील की जा रही है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन ये दवाई पाने की जल्दबाजी जो है ये कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये भारी नहीं पड़ जाए हम लोगों पर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर कंवर ने, कि हमें ये वैक्सीन आ जाने के बाद या लग जाने के बाद ये नहीं सोचना है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अभी वायरस के इन्फेक्शन, ज्यादातर जो वैक्सीन है, जैसे भारत बायोटेक की वैक्सीन है या दूसरी वैक्सीन है, वो मोस्टली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जिसमें वायरस है जिन्हें किल करके लगाया जा रहा है। तो आज भी हम मरीजों में देख रहे हैं कि जो ठीक हो चुके हैं कोविड से, उनमें फिर से इन्फेक्शंस हो रहे हैं कोविड के ही। तो ऐसा देखने में भी मिल सकता है कि हमारी वैक्सीन जो है उसका असर अभी तो है, जिस प्रकार से नॉर्मल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी बन रही है 3 से 4 महीने की, वैसे ही इसमें भी 3 से 4 महीने की इम्यूनिटी बने और फिर से हमें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़े। तो इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी हमें ये नहीं सोचना है कि अब हम इससे, तो अब हमें तो पूरी तरह से सुरक्षा कवच मिल चुका है। इसके लिए फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सारे नॉर्म्स हैं उनका पालन तो ईमानदारी से करना ही पड़ेगा। इसका मकसद ये है, वैक्सीनेशन का इतने बड़े पैमाने पे जो सरकार करना चाह रही है, उसका मकसद है हर्ड इम्यूनिटी बनाना। हर्ड इम्यूनिटी एक टर्म होती है जिसमें जब हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जब उस पॉपुलेशन में 60 से 70% लोगों में उस बीमारी के इन्फेक्शन हो चुका होता है या इम्यूनाइजेशन हो चुका होता है, तो उसके बाद जो पूल बचता है वायरस का या विषाणुओं का या जीवाणुओं का, वो बहुत वीक हो जाता है कि वो आगे बीमार नहीं कर पाता। पोलियो के केस में भी जैसे हमने देखा कि पिछले 20 सालों में कोशिश करते रहे और मकसद यही था कि हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60% से ऊपर या 70% से ऊपर जनसंख्या में बच्चों को हम वैक्सीनेट कर सके, जिससे कि जो वायरस पूल है वो कमजोर हो जाए। यहां पर भी कोविड वैक्सीन का भी मकसद यही रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रूप से इस वायरस से बीमार करके अंदर ही अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेगी, जिससे कि हम कुछ लोग जो नहीं वैक्सीनेट हुए हैं वो खुद के इन्फेक्शन के कारण अगर उनमें हर्ड इम्यूनिटी आती है या फिर वैक्सीन के कारण, तो उससे ओवरऑल हमारी जनता बच सकेगी। इस वैक्सीनेशन का यही मकसद है। जी डॉक्टर पंकज, जो आप बता रहे हैं कि 65 से 70% लोगों तक इस वैक्सीन को अगर पहुंचा दिया जाए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बात के मद्देनजर कि जो वैक्सीन है अभी उसमें जो जिस टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है वो -20 डिग्री सी है, जो शायद सीरम इंस्टीट्यूट की है, फाइजर तो शायद -70 डिग्री सी की रिक्वायरमेंट है उसकी। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत जैसे देश के लिए और थर्ड वर्ल्ड के और जो दूसरे दीगर ममालिक हैं उनके लिए? सर, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। -70 और -20 डिग्री के रेफ्रिजरेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो पाना बहुत मुश्किल और बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसके लिए हम अगर बात करते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर्स हर जगह अवेलेबल भी नहीं है हेल्थ फैसिलिटी में। ये सिर्फ हम बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या फिर बड़ी हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होते हैं, जहां पर इस प्रकार की वैक्सीन को स्टोर किया जाता है या वहां से डिस्पेंस किया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज भी रहेगा। और दूसरी बात मैं बात करूं
कि नंबर्स की पूरी दुनिया ये मान के बैठी है कि कल वैक्सीन आ जाएगी, 6 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, हमें लग जाएगी। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं। बनाने की क्षमता, भारत ही देश है जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता है, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कंपनी है उसकी सबसे बड़ी क्षमता है विश्व में, उनकी क्षमता भी 1 अरब वैक्सीन यूनिट्स पर ईयर है। तो पूरी क्षमता से अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी लगता है तो उसको भी पूरी दुनिया को कवर करने के लिए 7 साल लगेंगे। फिर दूसरी चीज यह है कि बहुत सारी कंपनीज लगी हुई हैं इसके साथ, तो साधारण जनता तक पहुंचने में इसको काफी समय लगेगा। जैसा डॉक्टर कंवर ने कहा कि सबसे पहले जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो इनके कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं, उनको ही स्ट्रेटेजिकली वैक्सीनेट किया जाना चाहिए और ज्यादा किया जाएगा। तो क्योंकि हमारी जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन के कारण अब हमारी यहां स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी बन जाती है पॉपुलेशन। तो एक छोटी सी कंडीशन के लिए भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अगर हम 5% आबादी की बात करते हैं तो वो 7 करोड़ हो जाती है। तो ये छोटा नंबर नहीं होता। पराशर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगेगी कैसे, ये सवाल तो है ही, लेकिन किन लोगों को ये वैक्सीन पहले मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। जैसे अभी एमपी की बात करूं तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये वैक्सीन पहले मिलेगी। जी बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इस चीज को एक अपना मुहिम के रूप में शुरू किया है। अभी भोपाल में पीपल्स कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनके यहाँ पर एम्स के सहयोग से आईसीएमआर के अंडर ट्रायल्स चल रहे हैं कोवैक्सीन के, जो हमारे भारत बायोटेक की है। तो उसमें करीब करीब 10,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और ये फेज 3 ट्रायल का पार्ट है, जिसमें उनको अगले 6 महीने तक मॉनिटर किया जाएगा। पहले 28 दिन तक क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, जिसके बाद दूसरा डोज लगेगा और उसके बाद फिर 6 महीने तक मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसको एक मुहिम के रूप में लिया है कि हमारे जो पहले चरण में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको साथ में जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिस प्रकार से हॉस्पिटल का दूसरा स्टाफ, सफाई कर्मचारी, और इन सबको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एक्सपोजर के कॉन्टैक्ट में आते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी बना रखी है सरकार ने, उसमें वृद्ध जनों को भी किया गया है। 60 साल को रखना है उम्र का शुरुआती रेंज, या 50 साल करना है, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। 60 से ऊपर या 50 से ऊपर, इस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं। तो इन लोगों को सबसे पहले सरकार लगाएगी, और जहां तक सरकार का अभी मुझे पढ़ने में मिला था कि ये पूरी तरह से मुफ्त होगा, तो सरकार अपने खर्चे पे ये वैक्सीन लगवाएगी। तो ये एक अच्छी मुहिम है। जरूर इस बात से है कि हमें डॉक्टर्स के लिए कुछ सरकार सोच रही है, पर ये दोनों तरफ से, एक तरफ से तो ये अच्छा भी है, दूसरी तरफ से ये भी माना जा सकता है कि सबसे पहले जो ट्रायल होगा, 3rd फेज का लेटर ट्रायल, वो हम मान सकते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ही होगा। इसका जो असर होगा, जैसा हम इसका ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग असर नहीं जानते हैं, वो क्या असर होगा वो भी देखना होगा। बिल्कुल वाजिब है देखना, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन के बाद बहुत सारा देखा गया है कि जिन लोगों में सिम्टम्स नहीं आए हैं उनकी भी बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें बीमारी के वैक्सीनेशन के भी बाद पता चलेंगे। बिल्कुल। इसलिए डॉक्टर कंवर आपसे बात, ठीक है पंकज जी आपके पास मैं आता हूं फिर से। डॉक्टर कंवर, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि जैसे ये जब इसके ट्रीटमेंट की बात शुरू हुई थी कोरोना की, तो कई दवाएं आई और उसकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा थी। तो ऐसे में ये सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, या फिर बात करें उसके टेस्टिंग की, तो पहले 4,500 रुपये, फिर 2,500 रुपये पर टेस्ट, अब 700-800 रुपये की बात की जा रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये वैक्सीन जो इसकी आती है बाज़ार में, वो उसकी कीमत इतनी होगी कि आम आदमी तक उसकी पहुंच बन सके, या चूंकि इसके पीछे खर्च बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो दवाओं की तरह और इसके टेस्टिंग की तरह ये भी बहुत महंगा वैक्सीन होने वाला है? मेरा नहीं ख्याल कि कॉस्ट विल बी एन इशू, क्योंकि इतना बड़ा मसला है ये, हेल्थ केयर मसला दुनिया का इतना बड़ा है, और पॉलिटिकल भी एक बहुत बड़ा मसला है कि इसके लिए सरकार को अगर सब्सिडी भी देनी पड़े, या ओरिजिनली कॉस्ट इंडिया में कम ही रहेगी। अब आप डॉलर्स की तुलना मत करिए, इंडिया में मेरा ख्याल ये तकरीबन 1,000 रुपए के करीब की वैक्सीन होगी, या 1,500 रुपए की होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और हो सकता है सरकार उसको भी सब्सिडाइज करे, क्योंकि सरकार के हित में है कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग सके, जितना हेल्थ केयर
प्रेशर्स कम हो उतना ही अच्छा है। और मेरा नहीं ख्याल कि कॉस्ट विल एवर बी एन इशू इन इंडिया। जी डॉक्टर कंवर, जैसे अभी बात हो रही है कि सबसे पहले जो वैक्सीन बनेगी वो 50 करोड़ डोज बनाई जाएंगी, तो साथ ही साथ एक अहम सवाल ये भी है कि अगर हम 50 करोड़ डोज बना रहे हैं तो उतनी ही हमें सिरिंज की जरूरत भी होगी, इंजेक्शन की जरूरत होगी। ये भी देखना होगा कि वो जो सिरिंज है वो कहीं रीयूज ना हो, कहीं उससे और ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले, तो ये इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा कि उतनी ही सिरिंज तैयार हो। सिरिंज विल नॉट बी एन इशू, उसकी प्रोडक्शन बहुत मैसिव स्केल पे होती है, दैट विल नॉट बी एन इशू, ना ही कॉस्ट इशू होगा। आई थिंक उन चीजों की तरफ ध्यान ना दीजिए, ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो वैक्सीन बनेगी वो कितने लोगों तक पहुंच पाएगी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, उसकी जो रेफ्रिजरेशन कैसे होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, फिर जहां स्टोर होगी, जहां से लोगों को दी जाएगी, वहां कितने दिन रहेगी, वो टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा कि नहीं, इतने में उसकी वैक्सीन के टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाया, उसकी एफिकेसी वैसे ही कम हो जाएगी। ये है ज्यादा मसले। जी, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि अगर जिन लोगों को वैक्सीन लग जाती है उन्हें ये नहीं सोचना है कि वो पूरी तरह से सेफ है, तो जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी क्या उसके बाद वो लोग मास्क लगाएं? लोगों का ये जरूर सवाल होगा कि वो वैक्सीन लगाने के बाद मास्क लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देखिए, एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो लोग ठीक हो चुके, खासकर जिनको बड़ी हल्की फुल्की बीमारी हुई थी, हल्का फुल्का 2-3 दिन बुखार हुआ, ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बन सकी या एंटीबॉडीज बनी नहीं, 5 हफ्ते बाद दोबारा IgG चेक किए नहीं बनी, ऐसे लोग वल्नरेबल रहेंगे बाद में भी। हालांकि ये नहीं कि एंटीबॉडी नहीं बनी तो उनको दे आर एज वल्नरेबल एज somebody who has never been infected, उनमें भी अनडिटेक्टेबल एंटीबॉडीज भी काम करती हैं, टी सेल लिम्फोसाइट तैयार हो जाते हैं, वो भी काम करते हैं। सो प्रोटेक्शन तो रहती है, लेकिन रिस्क ये नहीं कि रिस्क खत्म हो गया। सो अगर बीमारी होने के बाद भी दोबारा रिस्क हो सकता है कुछ महीनों के बाद, तो वैक्सीन के बाद भी तो हो सकता है। वैक्सीन कभी भी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती जितनी कि डिजीज ने एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करके तैयार कर दिया, उतना जो डिजीज कर देगी वैक्सीन शायद उतना कभी नहीं कर पाएगी। सो अगर हम कहते हैं कि डिजीज होने के बाद भी आप थोड़े वल्नरेबल तो हैं, तो वैक्सीन की एफिकेसी कितनी रहेगी जब तक आपको लगेगी, और उसकी वैसे एफिकेसी 80% है, 90% कितनी है, और उसकी स्टोरेज कैसे रहेगी, क्या इवेंचुअल उसका इफेक्ट आएगा, और फिर अगर उतना नहीं कर पाती जितना डिजीज करके आपको छोड़ती है, तो आपकी वल्नरेबिलिटी रहेगी। आपको मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस मेंटेन करने का काम हमेशा के लिए करना है, जब तक ये डिजीज हर्ड इम्यूनिटी के बाद बिल्कुल धीरे धीरे डाई डाउन नहीं हो जाती। जितने वायरल इन्फेक्शंस आते हैं वो इवेंचुअली अपने आप ही दे डाई देयर ओन डेथ, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। डॉक्टर कंवर, ये जो अलग अलग वैक्सीन हैं, डॉक्टर कंवर, जो अलग अलग वैक्सीन की टेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें किसी की एफिकेसी 90% जैसा आप बता रहे हैं, किसी की 75 भी है, तो ये भी मान के चले कि ओवरऑल 90% वो सेफ लोगों में असरदार है, तो जो 10% बच जाते हैं वो कैसे पता चलेगा कि इन 10 में वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज नहीं डेवलप हो पाई हैं? क्या फिर सबका टेस्ट करना होगा वैक्सीन देने के बाद? एंटीबॉडी चेक करके पता चल जाता है, एंटीबॉडी चेक करके पता चल जाता है कि इसमें कुछ एंटीबॉडीज बने कि नहीं बने। लेकिन 90% is a very optimistic figure. Let me tell you, eventually in practice, in real life, वो कितना efficacy होगी, only time will tell. It is too early to speculate on that. इसीलिए मैं ये समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर कंवर आपसे कि मान लीजिए कि 75% लोगों में ये असरदार है, तो वो जो 25% हैं जिनमें काम नहीं कर रहा है, ये जिनमें एंटीबॉडीज नहीं बनी है, उनकी पहचान कैसे होगी? या तो फिर जिन 100 लोगों को वैक्सीन दी गई है उन सब में एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए? देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट एक्चुअली में होना चाहिए ये देखने के लिए, क्योंकि ये नोवल डिजीज है, नोवल वैक्सीन है। देखिए, आप हिस्ट्री देखिए कोरोना वायरसेस की। कोरोना वायरसेस में 2003 में SARS-CoV-1 आया, तो उसके बाद में मर्स जो कोरोना वायरस था वो था, जो तो बहुत भयानक बीमारियां थी। उसके लिए वैक्सीन तैयार करने की मुहिम चली, लेकिन आज तक उनकी वैक्सीन नहीं बन पाई।
ठीक है। सो वैक्सीन जब भी बनेगी उसमें ये चीज देखना जरूरी है कि इन रियल लाइफ कितनी है और डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में कैसी है, ओल्ड एज में कैसी है, जिनको दूसरी बीमारियां लगी हुई है, कोमॉर्बिडिटीज है, उनमें वैक्सीन की एफिकेसी कैसी है। तो कम से कम, और हम टी लिम्फोसाइट तो चेक नहीं कर सकते इजीली, एक्सपेरिमेंटल लैब में होता है, लेकिन आईजीजी हम चेक करके 5-6 हफ्ते के बाद में, वैक्सीन लगने के 5-6 हफ्ते के बाद में हम चेक करके, हम कहीं भी टेस्ट करा सकते हैं, वो चेक करके हम देख सकते हैं कि हमारी एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो कोरोना वायरस प्रजाति के वायरस हैं, ये बहुत जल्दी म्यूटेट भी करते हैं। सो हमारी ये वैक्सीन एक खास किस्म के वायरस कोविड-19 के एक स्ट्रेन के लिए या कुछ स्ट्रेन्स के लिए बनी होगी। अगर वायरस म्यूटेट करता है, जो म्यूटेट करता ही है, उस कंडीशन में इस वायरस की वैक्सीन का हमें एफिकेसी के ऊपर फिर सवालिया निशान उठेंगे। इसलिए ढिलाई फिर भी what I'm saying is it's a very important question you have raised कि ये थोड़ी बहुत म्यूटेशन चलती रहती है। मैं यहां तक भी कहता हूं कि जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो 10 महीने पहले आ रहे थे, 8 महीने पहले आ रहे थे, उनमें और अब में सिम्टम्स में भी फर्क है। सो जब सिम्टम्स में फर्क आता है, थोड़ा फर्क आता है, तो हमारे दिमाग में ये चीजें आती हैं, इज द वायरस म्यूटेटिंग, इज देयर अ जेनेटिक चेंज हैपनिंग इन द वायरस, कि ये सिम्टम पहले आता था, अब क्यों नहीं दिख रहा, अब दूसरी तरह का सिम्टम क्यों दिख रहा है, अब डायरिया से पेशेंट क्यों आ रही है। सो समथिंग इज हैपनिंग। सो ये चीजें हम जितना भी पेस कीप अप कर ले, इवेंचुअली अगर वायरस इज ऑलवेज अ स्टेप अहेड ऑफ यू, तो वो कहीं ना कहीं आपको मात दे देगा। आप जो भी वैक्सीन बनाएंगे, उसके बाद उसने जो चीजें कर दी, वो आप उसमें एनवेलपमेंट सारे में उसको प्रोडक्शन में कवर नहीं कर पाएंगे। सो कुछ ना कुछ लैकुने, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हमेशा रह जाएंगी। मैं तभी कहता हूँ, जो बार बार कह रहा हूँ, कि जो चीज पेपर पे आपको दिखाई जा रही है 90%, 95%, डोंट ट्रस्ट दैट, बिकॉज इवेंचुअली that may not be true. It may fall anywhere around 60, 70%, 65, 75%, something like that, 80% if you are lucky. लेकिन ये वायरस जो है, it is too smart, too clever and too fast, and it can manipulate, it can change its envelope, mutate in some form. छोटी म्यूटेशंस करके वो इसको चेंजेस ऐसे कर सकता है जिससे कि उसकी एफिकेसी में फर्क आ जाएगा। डॉक्टर पंकज, जो इतनी सारी बातें हुई, तो क्या इसको एक चेतावनी मानकर चले हम लोग कि वैक्सीन की खबर सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और जो एहतियात से चलने की आदत जो हमने डाल रखी है पिछले 8-9 महीनों से, उसी पर ज़्यादा भरोसा करना है फिलहाल? बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी उसको हमें भूलना नहीं है कि ये महामारी है जिसने विश्व को रोक के रख दिया है। अभी मैंने मुझे देखने को मिला, बड़ा ही आश्चर्य की बात थी, जब त्योहारों का समय था, लोगों ने बहुत ढिलाई बरती है पूरे देश भर में, इसलिए एकदम से बढ़ गए हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। इसलिए वैक्सीन आने के बाद हमारी जनता अपना ढीला रवैया ना अपना ले कि जिससे कि महामारी और भयानक रूप ले ले, क्योंकि वैक्सीनेशन धीरे धीरे होगा, उसका असर धीरे धीरे होगा। पर सबसे जरूरी आज भी चीज और कल भी चीज यही रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना, मास्क पहनना, ये सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा वैक्सीन आने से। जी डॉक्टर पंकज, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब हम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा तो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हम अभी उतने तैयार हैं? ये आपने बात बिल्कुल सही कही है। ये एक वैक्सीनेशन के लिए आपको एक बहुत बड़े डेडिकेटेड स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको फेज वाइज मैनर में किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 5.5 लाख लोगों का हेल्थ केयर स्टाफ है। उनको अगर हम जिलावार बांट देते हैं, जिस प्रकार से आज ही मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि भोपाल में इसके लिए वहां के जो मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि भोपाल अकेले शहर में, संभाग में 25,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं। उन सभी को प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, तो उन्हें लगाना, इस पर जब हम फेज वाइज मैनर में करेंगे तो उस प्रकार से आसान होगा।
सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी अस्पताल, बड़े अस्पताल केंद्र होंगे जहां पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अगर हम फेज वाइज मैनर में और स्ट्रेटेजिकली करेंगे तो हम इसको कर पाएंगे, अन्यथा ये एक बहुत बड़ा एक क्योस बन सकता है जिसमें कि चीजें समझ नहीं पा रही हैं, इसलिए इसको फेज वाइज मैनर में ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर पंकज पराशर, डॉक्टर एमएस कंवर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अभय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, आपने यहाँ पर देखा कि वैक्सीन आने में अभी वक्त है, लेकिन जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद भी आपको ये नहीं सोचना है कि आप सेफ हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइंस है सरकार की, वो आपको तब भी फॉलो करनी ही है किसी भी हालत में। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।